तो इससे इंपैक्ट ये आएगा कि अफोर्डेबल हाउसिंग को बढ़ावा मिलेगा और बहुत सारे अफोर्डेबल हाउसिंग आ जाएंगे। यहां मुद्दा है कि जब मकान ही नहीं बनेंगे तो सेल्स कहां से होगी। सीमेंट जो 28% से 18% हुई है, इसी का इंपैक्ट लोगों को लगने लगता है बहुत सारे मकान बनेंगे। लेकिन लैंड प्राइसेस कब कम होंगे? क्यों गवर्नमेंट लैंड प्राइसेस पे कैप नहीं कर पा रही है? अब वहां सेल प्राइस तो फिक्स है और जीएसटी बिल्डर प्राइस तय होने के बाद, बीबीए बनाने के बाद बढ़ा सकता है, घटाने की उम्मीद तो मेरे को नहीं लगती। रिड्यूस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का इंपैक्ट बायर्स के बजट पे पड़ता हुआ मुझे नजर यहां पर भी नहीं आ रहा। रेंटल इनकम पर जीएसटी का बर्डन ये इन्वेस्टर्स के लिए वाकई में बहुत दुखदाई होता है। वैसे रिसेंटली मुंबई हाई कोर्ट ने कुछ रिलीफ दिया है अगर डेवलपमेंट राइट ट्रांसफर नहीं होते। आपने बहुत सारे अखबारों में सुना होगा कि जीएसटी का रेट रिड्यूस हो गया है और सरकार ने 56 अपनी काउंसिल की मीटिंग में ये फैसला, इंपॉर्टेंट फैसला लिया है। लेकिन क्या ये जीएसटी रिड्यूस जो हुआ है, अलग अलग कंपोनेंट पे अलग अलग जीएसटी रिड्यूस हुआ है, लेकिन क्या ये जीएसटी वाकई में होम बायर को कुछ दिला पाएगा? बहुत सारी जगहों के ऊपर तमाम खबरें चल रही है कि बायर्स को बहुत ज्यादा फायदा हो गया है। लेकिन आज मैं आपको इसी की पड़ताल करके बताने वाला हूं, इसका मैक्रो और माइक्रो एनालिसिस दोनों करके बताने वाला हूं। मैं हूं प्रदीप मिश्रा और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी मिश्रा शो। आज का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको समझना इसीलिए जरूरी है कि जीएसटी का रियल एस्टेट सेक्टर और होम बायर पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। आपको क्लैरिटी इस वीडियो से ही आ पाएगी, बाकी कोई नहीं बता पाएगा, क्योंकि जिन्होंने बताया है वो सब पॉलिश मारा है सबने। तो जीएसटी का सिस्टम पूरे रियल एस्टेट मार्केट को इफेक्ट कर रहा है, ये तो सच्चाई है, लेकिन एक्चुअल इंपैक्ट आपको आगे पता चलेगा। जैसे ही जीएसटी काउंसिल की मीटिंग खत्म हुई, गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, तो जी बिजनेस पे मैं लाइव भी था, मैंने इस पे डिस्कशन किया। जब सभी चैनल से बता रहे थे कि जीएसटी रिडक्शन का रियल एस्टेट को बहुत फायदा हो रहा है, तो हमने क्लैरिटी के साथ एनालिसिस करके चैनल पे बताया भी, और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, इसको भी आप देख सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और ऐसे रेगुलर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं, नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। सितंबर 2025 में जीएसटी काउंसिल ने कंस्ट्रक्शन मटेरियल जैसे सीमेंट पर 28% से घटाकर 18% जीएसटी कर दिया है। अब बहुत से लोग सोचते होंगे कि ये जो इसका इम्पैक्ट है, करीब करीब 3% कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इससे कम होती है, तो इससे इम्पैक्ट ये आएगा कि अफोर्डेबल हाउसिंग को बढ़ावा मिलेगा और बहुत सारे अफोर्डेबल हाउसिंग आ जाएंगे। लेकिन दोस्तों, सच्चाई तो कुछ और ही है। अफोर्डेबल हाउसिंग की डिमांड तो है, लेकिन घर नहीं बन रहे, सेल्स गिरी नहीं है। यहां मुद्दा है कि जब मकान ही नहीं बनेंगे तो सेल्स कहां से होगी। तो अफोर्डेबल हाउसिंग बढ़ावा गवर्नमेंट जरूर दे रही है, इंपैक्ट जरूर आएगा, लेकिन बायर तक पहुंचता मुझे नहीं दिख रहा, क्योंकि रियलिटी में तो जो दिख रहा है वो नहीं है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट रिडक्शन का एक्चुअल इंपैक्ट आपको अब क्लैरिटी से बताता हूं मैं। 3% कंस्ट्रक्शन कॉस्ट रिडक्शन एक्चुअल में बेनिफिशियल है, लेकिन सीमेंट जो 28% से 18% हुई है, इसी का इंपैक्ट 3 से 5% तक करीब करीब नजर आता है। बाकी भी कुछ और ऐसे मटेरियल हैं, तो ओवरऑल 3 से 5% ये नजर आता है कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम हो गई। लेकिन अफोर्डेबल हाउसिंग, जैसे मैंने आपको बताया कि लोगों का मानना है इमीडिएट अफोर्डेबल हाउसिंग में बूस्ट मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि अफोर्डेबल हाउसिंग की एक्चुअल प्रॉब्लम कंस्ट्रक्शन कॉस्ट नहीं है, मेन प्रॉब्लम है लैंड प्राइसेस का बहुत ज्यादा हाई होना। यहां सीमेंट की कॉस्ट 3% कम हो जाती है, लोगों को लगने लगता है बहुत सारे मकान बनेंगे, लेकिन लैंड प्राइसेस कब कम होंगे? क्यों गवर्नमेंट लैंड प्राइसेस पे कैप नहीं कर पा रही है? बेइंतहा बढ़ती कीमतें जब अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए अनसूटेबल हो जाएंगी और लग्जरी मार्केट में ही सब बना के बेचेंगे, तो नेचुरल सी बात है लग्जरी की सेल्स बढ़ेगी। जो प्रोडक्ट आएगा वही मार्केट में बिकेगा, ना अफोर्डेबल आएगा ना बिकेगा। तो सबसे बड़ा इशू लैंड प्राइसेस का ज्यादा होना, अफोर्डेबल हाउसिंग की ना होने के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार है। मुंबई में एवरेज लॉन्च प्राइस 34,026 रुपीज पर स्क्वायर फीट है, जिससे 45 लाख के अंडर कोई भी यूनिट डिलीवर करना प्रैक्टिकली इंपॉसिबल है। यहां तक कि चेन्नई जैसे अफोर्डेबल सिटीज में भी
प्राइस 7,989 रुपीज पर स्क्वायर फीट तक पहुंच गया है। गवर्नमेंट को लैंड प्रोवाइड करना चाहिए, लेकिन कैसे? पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो जहां पर, वहां पे गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना चाहिए। लैंड को प्राइवेट डेवलपर के साथ पीपीपी मॉडल पे लाया जा सकता है। गवर्नमेंट खुद हाउसिंग डेवलपमेंट स्कीम निकाल सकती है। गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। बहुत सारी सिक यूनिट्स, सिक पीएसयूज पड़े हुए हैं, कम से कम उनके रियल एस्टेट को, उनकी लैंड को अफोर्डेबल हाउसिंग में डेवलप करने के लिए लाना चाहिए। एक यही सॉल्यूशन है कि अफोर्डेबल हाउसिंग आ पाएगी, नहीं तो ये गैप इतना बढ़ जाएगा कि आम आदमी घर तो नहीं ले पाएगा, और जिसके पास कई घर हैं वो और घर लेते चले जाएंगे। तो यहाँ बहुत सोचने और समझने की जरूरत है सरकार को कि जीएसटी कम करना अफोर्डेबल हाउसिंग बनाने के लिए एक सॉल्यूशन नहीं है। अब अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में डेवलपर का बेनिफिट कहाँ हो रहा है? क्योंकि अफोर्डेबल हाउसिंग नहीं आ रही तो आपको क्लियर हो गया। दूसरा बेनिफिट जीएसटी कम होने का है, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट जो ऑलरेडी चल रहे हैं वहां सेल प्राइजेस पहले से फिक्स है। मान लीजिए आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी, 10,000 रुपए पर स्क्वायर फीट आपने एक डेवलपर से प्रॉपर्टी 2025 की स्टार्टिंग में खरीद ली। अब वहां सेल प्राइस तो फिक्स है और जीएसटी जो बायर से वसूला जाता है वो 5% भी फिक्स है। लेकिन डेवलपर जो कॉस्ट कंस्ट्रक्शन की आ रही है उस पर कहीं ना कहीं अलग अलग जीएसटी के स्लैब्स में गिरावट आई है, उसका बेनिफिट उसको मिलेगा। लेकिन चूंकि प्राइस आपसे फिक्स किया हुआ है तो वो आपके ऊपर पास ऑन नहीं होगा। उम्मीद यही है, कोई बहुत अच्छा बिल्डर होगा तो वो जरूर ये कर सकता है, लेकिन मेरे को तो दिखता नहीं, क्योंकि आपसे तो प्राइस तय हो रखा है। बिल्डर प्राइस तय होने के बाद, बीबीए बनाने के बाद बढ़ा सकता है, घटाने की उम्मीद तो मेरे को नहीं लगती। तो बहुत सारे केसेस में डेवलपर्स के लिए ये सेविंग हो सकती है, लेकिन बायर्स को अच्छा कोई बेनिफिट मिलता मुझे नजर नहीं आ रहा, और ये एक मेजर कंसर्न है, क्योंकि बायर्स ने जो एग्रीमेंट साइन कर लिया है वहां प्राइस फिक्स है, और ये एक्सपेक्ट करना कि डेवलपर का जो कॉस्ट कम हुआ है वो आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं, ये आपकी तरफ से भी नाजायज सा लगेगा। तो चलिए अब बात करते हैं नए प्रोजेक्ट्स में इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है। नए प्रोजेक्ट्स में जहां बिल्डर या डेवलपर अभी भी सेलिंग प्राइस जिसने फिक्स नहीं किया है, वहां डेवलपर सिर्फ तभी प्राइसेस रिड्यूस करेगा जब मार्केट स्लो होगी। अगर रियल एस्टेट मार्केट बहुत अच्छी चलती रही तो डेवलपर मार्केट में बेस्ट सेलिंग प्राइस क्या अचीव किया जा सकता है, उसी के अकॉर्डिंग मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा रेट निकालकर अपना प्रॉफिट बिक करने का कोशिश करेगा। मतलब रिड्यूस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का इंपैक्ट बायर्स के बजट पे पड़ता हुआ मुझे नजर यहां पर भी नहीं आ रहा, क्योंकि सेलिंग प्राइस हमेशा मार्केट स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होगा, रिड्यूस जीएसटी के अकॉर्डिंग नहीं होने वाला है। और ये एक हार्श रियलिटी है जिसको आपको समझना जरूरी है। किसी भी डेवलपर का माल अगर ज्यादा में बिक रहा है तो सस्ते में वो क्यों बेचेगा जब तक मार्केट में वाकई में स्ट्रगल ना हो रहा हो। अगर स्ट्रगलिंग मार्केट है तो डेवलपर कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, नॉमिनल मार्जिन और फिर उसको आगे सेलिंग प्राइस उससे फिक्स करके वो बेचता है। तो यहां उम्मीद मेरे को फिर नहीं दिख रही है। लेकिन हां, रेंटल इनकम पर जीएसटी का बर्डन ये इन्वेस्टर्स के लिए, ऐसे लोग जिन्होंने रिटायरमेंट के लिए प्लान किया हुआ है, उनके लिए वाकई में बहुत दुखदाई होता है। किसी ने प्रॉपर्टी खरीदी और सोचा रेंटल इनकम से मैं अपना घर चला लूंगा या अपना बुढ़ापा चला लूंगा, रिटायरमेंट एज चला लूंगा। लेकिन हुआ क्या? उस रेंटल इनकम पर जीएसटी नंबर लेना और जीएसटी को पे करना। अब वहां पर जब जीएसटी आता है तो कमर्शियल प्रॉपर्टी रेंटल पे 18% जीएसटी लगता है, और अगर आपकी एनुअल रिटर्न 20 लाख से ज्यादा हो तो आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ता है। रेगुलरली जीएसटी रिटर्न फाइल करना, और स्पेशली सीनियर सिटीजन्स के लिए तो एक्चुअल में बहुत पेनफुल हो जाता है, क्योंकि कंप्लायंस की कॉम्प्लेक्सिटी उनको फेस करनी पड़ती है। यहां तक कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को अगर कमर्शियल पर्पस के लिए मतलब रेंट पे दिया जाता है तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंडर टेनेंट को 18% जीएसटी पे करना पड़ता है। तो ये इन्वेस्टर्स की रिटर्न को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर देता है। अब बायर को एक झटका और लगा हुआ है जो कंटिन्यू रहेगा, रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में जीएसटी का बर्डन। पांचवी बड़ी समस्या ही यही है, रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में जीएसटी का बर्डन। जब कोई पर्सन अपना ओल्ड फ्लैट रीडेवलपमेंट के लिए देता है तो उसे भी जीएसटी पे करना पड़ता है, जो कि एक एक्स्ट्रा बर्डन हो जाता है। वैसे रिसेंटली मुंबई हाई कोर्ट ने कुछ रिलीफ दिया है, अगर डेवलपमेंट राइट ट्रांसफर नहीं होते तो जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन अभी भी बहुत से केसेस में 18% जीएसटी पे करना पड़ता है। ये पर्टिकुलरली सोसाइटी मेंबर्स जो रीडेवलपमेंट के लिए जा रहे हैं उनके लिए एक बर्डन है।
तो अपने पुराने फ्लैट्स को रीडेवलप अगर आप कराना चाहते हैं तो इस बर्डन को भी दिमाग में रख के कीजिएगा, यहां कोई फायदा होता नजर नहीं आ रहा। और ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट मतलब टीडीआर या फ्लोर स्पेस इंडेक्स एफएसआई पर जीएसटी 18% लगता है, जो कहीं हद तक प्रोजेक्ट कॉस्ट को बढ़ा देता है। ये कॉस्ट अल्टीमेटली बायर्स पर ही आके पड़ती है। अब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फायदा तो हुआ है। किनके लिए फायदा हुआ है? फायदा हुआ है प्लॉट ओनर्स के लिए। सही मायने में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बायर के लिए यही एक बचता है कि जीएसटी रिडक्शन का बायर वो जिन्होंने प्लॉट खरीदा हुआ है, प्लॉट ऑलरेडी परचेज है, या प्लॉट लेकर कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, वो जो खुद कंस्ट्रक्शन कराएंगे उनको जरूर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का बेनिफिट हो पाएगा। और फैक्ट ये है कि जिंदगी इतनी तेजी से भाग रही है आज की डेट में, और लोगों को कमाई इतनी ज्यादा करनी पड़ती है अपने घर चलाने के लिए, और अगर हस्बैंड वाइफ मिलकर काम नहीं करेंगे तो कई बार घर में नहीं चल पाता, क्योंकि मेट्रोपॉलिटन सिटीज में तो अब यही हाल हो गया है और उनके पास घर बनाने का समय बचता नहीं। लेकिन अगर कुछ ऐसे लोग हैं जो खुद अपना प्लॉट ले चुके हैं या फिर घर बनाने की सोच रहे हैं या घर प्लॉट लेके बनाना चाहते हैं, उनको तो जरूर फायदा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सीमेंट की जीएसटी 28% से 18% होने से स्टील और अदर कंस्ट्रक्शन मेटल पर भी टैक्स के कारण कंप्लीट हाउस कॉस्ट में अप्रोक्सीमेटली 3% का रिडक्शन माना जा रहा है। ये एक्चुअल सेविंग है जो प्लॉट ऑनर्स को मिलती है। ब्रिक्स, सैंड, फ्लाई ऐश पर सिर्फ 5% जीएसटी है, जबकि सीमेंट और पेंट पर अभी भी 18 से 28 करीब जीएसटी है। इसीलिए मटेरियल प्रोक्योरमेंट के टाइम पर स्मार्ट चॉइस बना सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो आपको ये देखना है कौन सा मटेरियल लेना है जिस पे कम जीएसटी है और हम उसको बेटर यूज कर सकें। ये तो हुआ सच्चाई जो मेरे को जीएसटी के रिडक्शन की नजर आई। अब मार्केट रियलिटी और फ्यूचर आउटलुक की बात करते हैं। दोस्तों, एक्चुअल मार्केट रियलिटी क्या है? अफोर्डेबल हाउसिंग कैटेगरी का शेयर टोटल सेल्स में 2019 में 38% था, जो 2024 में घटकर 18% रह गया। न्यू सप्लाई का शेयर तो और भी ज्यादा ड्रामेटिकली गिरा है, 40% से घटकर सिर्फ 12% रह गया है। 2025 के फर्स्ट हाफ का ये आपको डाटा बता रहा हूं मैं। अब इससे साफ हो जाता है जीएसटी रिडक्शन अकेले अफोर्डेबल हाउसिंग क्राइसिस को सॉल्व नहीं कर सकती। लैंड एक्विजिशन कॉस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर गैप और लिमिटेड एक्सेस टू कंस्ट्रक्शन फाइनेंस जैसी प्रॉब्लम को और भी एड्रेस करना जरूरी है, तब अफोर्डेबल हाउसिंग आ पाएगी। वैसे इंडिया करंटली अगर बात करें तो नियरली 1 करोड़ बजट होम्स की शॉर्टेज फेस कर रहा है अर्बन मार्केट में, और ये नंबर 2030 तक 2.5 करोड़ तक पहुंच सकता है। और फोकस इन्वेंट्री यहां नहीं है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव और कुछ पॉलिसी रिक्वायरमेंट्स को समझ लेते हैं। गवर्नमेंट को कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच लेना होगा जिससे लैंड प्राइसिंग कंट्रोल हो पाए, फास्टर अप्रूवल आए, सिंगल विंडो क्लियरेंस आए और टैक्स इंसेंटिव्स भी शामिल हो। हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि सेंटर स्टेट के साथ कंस्ट्रक्शन में लैंड प्राइसेस को कंट्रोल करने का मैकेनिज्म डेवलप कर रही है। लेकिन ये सिर्फ अनाउंसमेंट से नहीं होगा, एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन का मॉनिटरिंग भी जरूरी है। बीएसयूज लैंड का यूटिलाइजेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट साथ साथ करने होंगे। इन्वेस्टमेंट और कंप्लायंस प्रोस्पेक्टिव को समझाता हूं। इन्वेस्टर को यह समझना जरूरी है कि जीएसटी कंप्लायंस अब रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट का इंटीग्रल पार्ट है, और इसमें आप रेंटल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं या रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। प्रॉपर जीएसटी प्लानिंग और कंप्लायंस बहुत जरूरी है। प्रोफेशनल बिल्डर्स जैसे ऑर्गेनाइज सेक्टर में प्लेयर्स एक्यूरेट अकाउंट मेंटेन करते हैं और एक्स्ट्रा जीएसटी चार्ज नहीं करते हैं, ये उम्मीद की जाती है। और जो छोटे बिल्डर्स होते हैं उनके साथ डील करने में थोड़ा सा केयरफुल टैक्स को लेके आपको रहने की जरूरत होती है। अब कुछ प्रैक्टिकल टिप्स और रिकमेंडेशन दे देता हूं आपको। प्लॉट ऑनर्स के लिए मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं तो प्रोफेशनल बिल्डर को प्रेफर करें जो प्रॉपर जीएसटी अकाउंटिंग मेंटेन कर पाए। मटेरियल प्रोक्योरमेंट के टाइम पर 5% जीएसटी वाले मटेरियल जैसे ब्रिक, सैंड को प्रायोरिटाइज करें। होम बायर्स के लिए ज़रूरी है कि वो रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टीज़ को भी कंसिडर करें, क्योंकि उन पर जीएसटी नहीं लगता। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी बाय करते टाइम जीएसटी कंपोनेंट को प्रॉपर कैलकुलेट करें और एग्रीमेंट में क्लैरिटी से लिखें इसे। इन्वेस्टर्स को रेंटल इनकम पर टैक्स इम्प्लीकेशन को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है
और 20 लाख थ्रेशोल्ड को माइंड में रखना चाहिए कमर्शियल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करते टाइम। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की कॉम्प्लेक्सिटी को भी कंसिडर करना जरूरी है। लॉन्ग टर्म मार्केट इंपैक्ट भी आपको इसका बताता हूं। लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो जीएसटी 2.0 रिफॉर्म पॉजिटिव स्टेप है, लेकिन ये अफोर्डेबल हाउसिंग क्राइसिस को कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं दे पा रहा है। रियल चेंजेस तभी आएंगे जब लैंड प्राइसेस, अप्रूवल प्रोसेस, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और फाइनेंस इंसेंटिव सभी को हॉलिस्टिकली एड्रेस किया जाएगा। मार्केट ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, कंप्लायंस बर्डन कम होगा और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट होंगे। लेकिन यहाँ पर सप्लाई डिमांड गैप को ब्रिज करने के लिए और भी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म लाने की जरूरत है। तो दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। आपको जीएसटी सेक्टर पर इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है एक्चुअल, मैंने कोशिश की आपको डिटेल कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन दे पाऊँ जो ज़्यादातर चैनल्स ने कवर नहीं किया है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी आप दबा सकते हैं, जिससे आपको नया वीडियो आते ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा और नई जानकारी, अपडेटेड जानकारी भी आपके पास रहेगी। नमस्कार और जय हिंद।